अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से यह बता दिया गया है कि जो आइंदा माह इंग्लैंड की टीम ने क्रिकेट टीम ने दौरा करना था पाकिस्तान का, उसको मनसूख कर दिया गया है। और उसके साथ ही ख्वातीन की जो क्रिकेट टीम है इंग्लैंड की, उन्होंने भी आना था, वो दौरा भी मनसूख कर दिया गया। रीजंस ये दी गई हैं कि जी उनके खिलाड़ी पहले ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे कोरोना कोविड की वजह से, और इन हालात में अब वो आके मैच नहीं खेलना चाहते हैं। इससे पहले अगर आपको याद हो, न्यूजीलैंड की टीम ने जिस दिन उनका पहला मैच था, उस दिन अचानक अनाउंस कर दिया कि जी सिक्योरिटी थ्रेट है और हम जा रहे हैं। शेख रशीद साहब का यह कहना है कि ये 5 आईज हैं, 5 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो बेसिकली पाकिस्तान नहीं सिर्फ बल्कि चाइना के खिलाफ भी मिलकर काम कर रहे हैं, और ये सारी उनकी मिली भगत है। और खास और जो अफगानिस्तान में हुआ उसके बाद जो अमेरिका जो कहा यह जा रहा है कि अमेरिका को जो शर्मिंदगी उठाना पड़ रही है, उसका भी बदला इसी तरह लिया जा रहा है। न्यूजीलैंड की अपनी एज सच कोई इंटेलिजेंस नेटवर्क नहीं है, बल्कि शेख रशीद साहब ने तो आज इतना भी कह दिया कि न्यूजीलैंड की टीम को उतनी सिक्योरिटी दी गई थी, इतने ज्यादा अहलकार उनकी सिक्योरिटी पे तायुन थे, जितनी के न्यूजीलैंड की अपनी फौज भी नहीं हो सकती। इसके बावजूद जो है न्यूजीलैंड ने यह फैसला किया, और यकीनन ये एक आलमी जो है कॉन्स्पिरेसी है पाकिस्तान के खिलाफ। और इंग्लैंड ने भी उसी चीज का फायदा उठाते हुए आज ये अनाउंस कर दिया कि वो अब पाकिस्तान नहीं आएंगे सीरीज के लिए। उन्होंने माजरत की लैंग्वेज भी यूज की है कि जी वो माजरत ख्वाह हैं इस वजह से, लेकिन वजह कोई भी जायज नहीं है। और अब ये एक चीज जो खुलकर सामने आई है, एक क्रिकेटर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जी आइंदा पहले पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया से ऐसे लड़ती थी जैसे जंग है, लेकिन आइंदा अब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों के साथ भी उसी तरह लड़ेंगे, और अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अपना लोहा मनवा के रहेगी कि वो दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट टीम है। यकीनन कौमों पर इस किस्म के वक्त आते रहते हैं और उससे वो निबटती भी रहती हैं, और आज रमीज राजा साहब ने यही फैसला किया है कि अब हम दुनिया को दिखाएंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो दुनिया की नंबर 1 जो है वो क्रिकेट टीम है। पिछले हफ्ते जब न्यूजीलैंड ने फैसला किया तो ऑपोजिशन ने बड़ी अजीब सी इस पर ट्वीट्स भी की, बातें भी की, जो कि यकीनन उस वक्त नहीं मुनासिब समझा जा रहा था कि ऑपोजिशन को चाहिए था कि वो हुकूमत के बयानिए या नहीं, कम से कम अपना ही बयानिया बनाते कि जी आलमी क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी अजीब सी ट्वीट कर दी, जिसमें वो एक न्यूजीलैंड टीम ने दौरे पाकिस्तान खत्म कर दिया, और उसके ऊपर वो स्क्रीनशॉट के ऊपर उन्होंने ट्वीट कर दी कि मैं सब्ज पासपोर्ट की इज्जत कराऊंगा। जनाब, आज भी सब्ज पासपोर्ट की इज्जत तो कराई जा रही है और दुनिया मान रही है, क्योंकि पाकिस्तान अब किसी के आगे झुक नहीं रहा। इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब आज बड़ी फ्रिवलस सी एक गुफ्तगू भी शुरू हो गई कि जी जो वजीर आजम ने दौरे किए बाहर, उनको जो तोहफे मिले उसकी तफसीलात से आगाह किया जाए। हालांकि ये ऐसा सच कभी होता नहीं है, ये काफी सालों बाद होता है कि जी तोशा खाना में कौन कौन से तोहफे पड़े हैं और किस किस ने लिए हैं उससे। ये नहीं होता कि वजीर आजम या कोई भी हमारे सदर या कोई भी जब जाएं बाहर और वापस आएं और आके डिक्लेयर करें कि जी ये देखें, ये मुझे तोहफा मिला है, ये इतने का मिला है। और मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक बिला वजह की बहस शुरू कर दी, जिस पर डॉक्टर शहबाज गिल ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक जब मुल्की सरबराह के तोहफे देते हैं तो कोई भी मुल्क नशर नहीं करना चाहता कि उनका तोहफा कौन सा है, कितने का है, और इसका मुआवजा भी बुरा समझा जाता है। और उन्होंने कहा कि मुल्की कवानीन के तहत तमाम तोहफे तोशाखाना में जमा करवाए जाते हैं, और उसके बाद कोई भी तोहफा जो है अगर रखना मकसूद हो तो उसकी बाकायदा कीमत यानी कि 50%, पहले हमने देखा कि 2.5% से लेके 10%, 15% तक देकर महंगे से महंगा तोहफा जो है खरीदा गया, और उसके लिए बहुत से लोग आज नैब रेफरेंस का भी सामना कर रहे हैं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन
इंतखाबी इस्लाहात हुकूमत के लिए बहुत ही सीरियस इशू बन गया है, और इतना सीरियस इशू है कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर अब इल्ज़ामात डायरेक्ट लगाना शुरू कर दिए हैं। आज भी आज़म खान स्वाति ने बहुत दिलचस्प बातें की और उन्होंने कहा कि जनाब ये कोई घड़ी है और कोई छड़ी है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और इस किस्म की बातें की। और कल भी हमने देखा कि वज़रा ने बहुत जोर लगाया कि जी ये अपोजिशन जो है अब कुछ भी कर ले, 2023 के इंतखाबात जो हैं वो नए इंतखाबी इस्लाहात के तहत और खसूसी तौर पर EVM के तहत किए जाएंगे। चेयरमैन नैब के हवाले से भी कंट्रोवर्सी बन गई है कि जनाब ऑर्डिनेंस के जरिए उनको एक्सटेंशन दी जा सकती है, इस पर भी बात करेंगे। इन तमाम मामला पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है फैजुल हक साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, नहीं सॉरी इकोनॉमिक अफेयर्स के, और राना एहसान अफजल साहब रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुझे ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर बैरामंद खान तंगी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मेरे साथ मौजूद हैं। पहले अगर शुरू किया जाए, कल फवाद चौधरी साहब ने जो गुफ्तगू की थी इलेक्टरल रिफॉर्म्स के हवाले से, वो जरा अगर सुनवा दें तो उस पर फिर आगे बात करते हैं। जी सेनेटर बैरामंद तंगी साहब, क्या मसाइल हैं? क्योंकि आज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से आजम स्वाति साहब ने बात की, उस पर जो आपके सीनियर रहनुमा सिंध के सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, उन्होंने भी ट्वीट कर दी कि स्वाति साहब इलेक्शन कमिश्नर किसी की घड़ी किसी की छड़ी है, इससे हमें मतलब नहीं। PMLN से PTI की जाती खलिश में पूरे पाकिस्तान को ना धकेलें। आपने नून के साथ अपनी जाती जंग में पहले ही पाकिस्तान को एक अंधी खाई में धकेल दिया है। खुदा के लिए आवाम और मुल्क का ख्याल करो और इदारों को काम करने दो। तंगी साहब, नालायक हुकूमत है, जो नालायक प्राइम मिनिस्टर है, जिसके लिए शुरू में मेरे लीडर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंक्लूडिंग अपोजिशन लीडर और तमाम जमातों की पार्लिमानी लीडर्स ने कहा था कि आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। आप इस मुल्क के लिए, इदारों के लिए, अवाम के लिए ऐसी कानून साजी ले आए ताकि यहाँ पे उस पर डिबेट्स हों और उन कानून साजी से अवाम को, मुल्क को, इदारों को फायदा हो। अगर मौजूदा हुकूमत चाहती थी कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म ले आए, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म का मकसद ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये नहीं है। इलेक्टोरल रिफॉर्म का मकसद ये होता कि ये पार्लियामान से रुजू कर लेते, अपोजिशन लीडर को, अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लेते, वहां पर बैठ के डिबेट्स हो जाते, और अगर 1 साल 2 साल में भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाते तो इस मुल्क के लिए और तमाम अपोजिशन जमातों को काबिल कबूल होता। 2008 में भी हमने 18 अमेंडमेंट्स दी हैं। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक तोहफा है। लेकिन हमने इन हुकूमतों में अपोजिशन को, पार्लिमानी रिवायात में अपोजिशन को उसका स्टेटस दिया था। हमने अपोजिशन लीडर की स्टेटस को तस्लीम किया था दिल से, और उनको वो इज्जत और मुकाम भी हमने पार्लिमान के फ्लोर से हम देना चाहते थे। लेकिन आज आप देख लें, ये जो इस्लाम गिल है, ये जो फवाद चौधरी है, ये जो स्वाति साहब है, जो जुबान बोलते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में, तो क्या ये किसी के घर की लोंडी है? ये एक आजाद इदारा है और इलेक्शन करना इलेक्शन कमीशन का काम है। जब 737 पॉइंट्स को आपने जस्टिफाई नहीं किया इलेक्शन कमीशन के सामने, तो फिर इलेक्शन कमीशन का हक है कि वो आपकी तजवीज से मुतफिक ना हो। और फिर तमाम अपोजिशन जमातें अगर मिल के वो आपसे वोट भी ज्यादा लिया है, उनकी MNAs भी आपसे ज्यादा है, तो फिर वो चाहते हैं कि नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ये वही जो पाम 45 वो जो रात के 12 बजे एक दूसरा इलेक्शन शुरू हुआ था, तो इसी वजह से तो हम चाहते हैं कि आजादाना और शफाफ इलेक्शन हो। सही। और वो इसलिए होगा कि अगर आप अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लेते हैं। सेनेटर साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया, बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन शायद हुकूमत की कोशिश यही है कि जैसे पहले RTS बैठ गया और फिर वो RO का इलेक्शंस हुआ,
आरओज का, जिस पर पीपल्स पार्टी ने भी कहा 2013 का, तो वो इन चीजों को खत्म करने के लिए ही ये कोशिश है। लेकिन यकीनन कोशिश हुकूमत की यही होनी चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए। बिल्कुल। राना एहसान अफजल साहब, फवाद चौधरी साहब का कहना है कि जो 2 नए मेंबर्स आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बोर्ड में, वो उनसे वो तवक्को कर रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला तब्दील करने में मददगार साबित होंगे। अब ये जो बोर्ड मेंबर्स हैं ये भी ऑपोजिशन की मशावरत के साथ ही आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये ऑपोजिशन का ख्याल है कि जी ये एक खास तौर पर एक इदारे, और जब नैब की बात करते हैं तो इदारों को तबाह करने की कोशिश कर रही है हुकूमत? देखें, जो ये हुकूमती वुज़रा हैं, इनका जो तरीका कार अभी पिछले 3 साल में यही रहा है कि ये मीडिया ट्रायल करते हैं, ये मीडिया पे तमाशा लगाते हैं, और वही तमाशा लग रहा है और गाली गलोच दी जा रही है कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे को। अगर आपको कोई इख्तलाफात हैं, कोई इश्यूज हैं, या आप समझते हैं वो गैर जानिबदार है जो राजा सिकंदर साहब हैं, तो आप लीगल रास्ता इख्तियार करें और आप जो है वो रेफरेंस फाइल करें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। लेकिन ये जो एक इदारे को कमजोर करना, एक मीडिया ट्रायल करना, ये नहीं होना चाहिए। और अगर वो समझते हैं कि ये जो 2 मेंबर्स आ रहे हैं तो ये इसके ऊपर जो प्रॉपर अगर मुशावरत होती है, तो मैं समझता हूं वो भी जब मेंबर्स आ जाएंगे तो वो भी अपने इदारे की जो तजलील है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो तजलील हो रही है इसका बैकग्राउंड है, ये जनवरी के अंदर जो इमरान खान साहब ने इसी साल के जनवरी के अंदर जब वो बयानात दे रहे थे, तो तब तो वो उनकी तारीफ कर रहे थे। आपने वो लेटर भी दिखाया मीडिया ने कि जिसमें इनको एक अपराइट जो है ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग ऑफिसर डिक्लेयर किया गया। शेख रशीद साहब ने उनको डिक्लेयर किया, लेकिन ये एकदम से नापसंदीदा कब बने? वो तो कहते हैं, सवाती साहब कहते हैं कि ये पता नहीं बड़े मियां साहब की घड़ी और छोटे मियां साहब की छड़ी या इस किस्म की कोई बात करते हैं, तो इनका कोई खास ताल्लुक है शरीफ खानदान के साथ, जो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं? पहले स्वाति साहब ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि ये चोर है, फिर उन्होंने कहा ये रिश्वत लेते हैं, आज उन्होंने कोई नए इल्जाम लगा दिए। अब वो उनको नोटिस चला गया, वो अगर उनके पास कोई शवाहिद हैं तो वो साबित कर दें, या वो अवाम के सामने रखते हैं कि अगर उनके पास कोई एविडेंस है तो वो बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन इस तरह खुले इल्जाम लगाना और पीछे कोई बात भी ना होना, मैं समझता हूं कि इसकी वजह यही है कि जब ये डस्का की चोरी करते हुए पकड़े गए, इनके जब वो इन्होंने अगवा किए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उस दिन के बाद इनका रवैया चेंज हो गया। और अब यही सुनने में आ रहा है कि रिपोर्ट डस्का की भी तैयार है और फॉरेन फंडिंग केस भी तैयार है, और इनको पता है कि ये इनके खिलाफ आने वाली है, तो ये वो माहौल बिल्ड कर रहे हैं जिसके अंदर ये कहें कि ये गैर जानिबदार है। सही, बिल्कुल सही। मैं चाहूंगा कि मैं इस वक्त फैजुल्लाह कमोका साहब को भी शामिल करूं। कमोका साहब, जो आजम स्वाति साहब ने बात की वो जरा मुख्तसर सी वो सुन लें, तो फिर मैं उस पर आपसे सवाल भी करना चाहूंगा कि हालात हुकूमत खुद खराब कर रही है या वाकई जो है वो चाहती नहीं है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स? फैजुल्लाह कमोका साहब, एक आज़ाद इदारे के सरबराह के मुतल्लिक गुफ्तगू की, आपके एक मिनिस्टर ने नोटिस भी हो गया, उन्होंने कहा कि जी जनवरी में मौलाना फजल रहमान और मरियम सफदर साहिबा ने गुफ्तगू की, उनको नोटिस नहीं हुए चलें यकीनन, लेकिन एक हुकूमती वजीर को अगर चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ कुछ मामलात भी हैं तो उनको इन कैमरा क्यों नहीं रखा जा सकता? जिस तरह अभी कहा कि ये मीडिया ट्रायल करने की क्या जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ ज़मीर हैदर साहब, आपने आज के प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। बड़ा अहम टॉपिक है जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं, और इसने पाकिस्तान की आने वाली जो सियासत है उसका तयन करना है इस मसले ने। तो हमेशा से जब से कम से कम मैं पॉलिटिक्स को देख रहा हूँ, यही इल्ज़ाम आता रहा है, कभी किसी भी हारने वाली पार्टी ने जीतने वाली पार्टी के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया, और हमेशा से इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम आता रहा कि शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। और अगर कोई गवर्नमेंट चाहती है या कोई वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर ऐसा निज़ाम आ जाए जिसके ऊपर तमाम पार्टियां भी मुत्तफ़िक हो जाएं और एक ऐसा शफाफ निज़ाम हो जिसके ऊपर पाकिस्तान के लोग जो हैं वो भी पूरी तरह से उसको मान लें,
तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अभी जो हमारा बजट सेशन हुआ उसमें जो आखिर में तकरीर की वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब ने, तो उसमें उन्होंने बड़ी ओपन ऑफ़र दी अपोजिशन को। उन्होंने कहा कि जो हमने तरामीम की हैं हम उनको वापस लेने के लिए तैयार हैं, आप लोग आएँ, टेबल पे बैठें, आपके पास असम्बली का फोरम मौजूद है, पहले से कमेटी जो है वो स्पीकर नेशनल असम्बली बना चुके हुए हैं इसके ऊपर, जिसमें तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो असम्बली का हिस्सा हैं वो ऑन बोर्ड हैं। तो आए, बैठें और बैठ के फ़ैसले करें। ईवीएम आप कहते हैं ये ठीक नहीं है, या इससे एहतमाल है कि इसको कोई गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, तो आप आइए, बैठिए, आप कोई अल्टरनेट दें इसके लिए। कमुका साहब, लेकिन सबसे बड़ा एतराज सोल्यूशन है तो बिल्कुल सही आपने कहा, और कल भी फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हम तो इंतजार कर रहे हैं कि आप अपनी राय लेके आएं। लेकिन कमुका साहब, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ एतराजात उठाता है तो आप उसको फौरी तौर पर पब्लिक लेकर चले जाते हैं कि जी ये 27 तो इनके अपने कैपेसिटी के इश्यूज हैं, वो जाने हैं और वो उनका सर दर्द है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। 10 जो है उनके हम तकरीबन मामला जो है उनको तसल्ली बख्श जवाब दे चुके हैं। इसके बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सवालात उठा रहा है और इनकार कर रहा है तो कम से कम उनको पहले सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा प्लेयर जो है इलेक्शंस में वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इसमें ज़मीर हैदर साहब, मैं इसी तरफ आ रहा था। पहले मैंने पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में हैं उनकी बात की है, सही। अब मैं जो इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि ये बात जो है वो हम किसी भी इदारे को मलाइन नहीं करना चाहते, हम तो इदारों की मजबूती के ऊपर यकीन रखते हैं, हम तो इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा खुद मुख्तार देखना चाहते हैं, हम उसको ज़्यादा बाइख्तियार देखना चाहते हैं। हम जो हमेशा से ये जो अब इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पहरेदार बने बैठे हैं, यह इलेक्शन कमीशन के हकूक़ की जंग लड़ने वाली सियासी पार्टियां जो हैं, आप अगर इनका पिछला कंडक्ट देख लें, इलेक्शन कमीशन के बारे में ये क्या फरमाते रहे हैं, तो मेरे ख्याल में सारा इब्हाम दूर हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन का कभी भी ये रवैया नहीं होना चाहिए जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, कोई बायस्डनेस नहीं होनी चाहिए किसी के लिए भी। हम इसके ऊपर यकीन रखते हैं और हम यही चाहते हैं कि इस निज़ाम को शफाफ बनाएं। लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है वो पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है और उसको जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिक्स के अंदर, और जो सवालात वो उठा रहे हैं वो मैं नहीं समझता कि किसी कौमी इदारे को ऐसा करना चाहिए। और वो बिल्कुल पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे कि क्या वजह है कि अगर ये मामला इसी तरह चलते रहे तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ भी ये मामला बढ़ सकता है, या ये मामला जो है ये कोशिश होगी कि किसी भी तरह, क्योंकि हुकूमत तो इस पर बज़द है कि जॉइंट सेशन बुलाकर भी जो है वो पास करवाया जा सकता है, ये ऑर्डिनेंस की भी एक चॉइस उनके पास मौजूद है। इस पर मजीद बात करेंगे वक्त एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ वेलकम बैक। नाज़रीन, हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं चाहती कि वो अपने ओहदे पर रहें और अपोजिशन चेयरमैन नैब को नहीं चाहती कि उनको किसी भी ऑर्डिनेंस के जरिए एक्सटेंशन दी जाए। अब ये दो इदारे हैं जिसके ऊपर यकीनन हुकूमत जोर लगा रही है। कुछ रोज कबल तक तो जो पीएमडीए था, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके ऊपर भी बहुत जोर लगाया जा रहा था, लेकिन वो अभी कुछ अरसे के लिए कहा जा रहा है कि वो बैक बर्नर में है और नेगोशिएशंस होंगी दोबारा तमाम स्टेक होल्डर से। लेकिन क्या बात की शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से या एक्सटेंशन के हवाले से, ये जरा सुन लें। जी बैरमन तंगी साहब, सेनेटर साहब, हुकूमत का राइट है, वो ऑर्डिनेंस के जरिए भी कुछ मामला बेहतर कर सकती है जो चाहती है। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी अपोजिशन जाना चाहे तो जा सकती है,
लेकिन क्या हर्ज है कि अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस में जो है वो कंटिन्यूटी रहे, पॉलिसीज एक जैसी रहें, चेयरमैन नैब रहें जो कि 4 साल से हैं, आगे भी वो रहें, ताकि एक जैसी मतलब हमवार अकाउंटेबिलिटी जो चल रही है वो चलती रहे? देखिए ज़मीर साहब, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अकाउंटेबिलिटी को अक्रॉस द बोर्ड वेलकम कहा है, और मेरे ही लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब 14 साल इस अकाउंटेबिलिटी की वजह से वो जेल में रहे हैं। लेकिन फिर आपको भी याद है और पूरी पाकिस्तान के अवाम को भी याद है कि अटक जेल में, अटक किला में नवाज शरीफ साहब ने और सेनेटर सैयद रहमान ने मेरे लीडर के पाँव में बैठकर माफी भी मांगी है। और फिर गुलाम इसहाक खान मरहूम साहब ने मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को जेल में बंद किया था, लेकिन फिर उस गुलाम इसहाक ने मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से ओथ भी लिया था। और फिर 20 साल के बाद मेरे लीडर ने मेरे लीडर को पाकिस्तान की अदालतों ने बरी किया 20 साल बाद। लेकिन हमने हमेशा वेलकम कहा है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी ऐसा ना हो जैसे आज जो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की जो वो उंगली दिखाते हैं नैब के चेयरमैन को, उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो पहले होशियार मनाते हैं कि कौन कौन पकड़े जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर वो नैब के चेयरमैन हो या इलेक्शन कमीशन हो, तो आप ये बताएं कि आज जो 3-4 दिन से जो फेडरल मिनिस्टर इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन पे जो चार्जेस लगाते हैं, हम वेलकम करते हैं कि आप आवाम के सामने वो सबूत ले आए, आप पार्लियामान के सामने सबूत ले आए। लेकिन जब पार्लियामान मौजूद है, जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आपके पार्लियामान मौजूद हो, नेशनल असेंबली या सेनेट, तो फिर ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत चलाना ये पार्लिमानी रिवायात की तौहीन है, पार्लिमानी रिवायात की तौहीन है। बिल्कुल, मैं चाहूंगा राना अफजल साहब, हुकूमत का ख्याल है कि शायद अपोजिशन लीडर जो है किसी भी तरह मशावरत पर नहीं आएंगे चेयरमैन नैब के लिए, और वो करना भी नहीं चाहते, और इसलिए वो चाहते हैं कि जनाब एक कंटिन्यूटी रहे और इनको एक्सटेंशन दे दी जाए। अभी ये चल रहा है मामला क्योंकि अगले महीने उनका टेन्योर पूरा हो रहा है, तो अब तो वो अंदिया दे चुके हुए हैं चेयरमैन नैब के जी। अब तो जो हुकूमत में लोग, बड़े बड़े लोग जो हैं, वो बड़े बड़े केसेस जो हैं मेगा करप्शन के, अब वो उनकी तरफ भी जा रहे हैं, चाहे वो मालम जब्बा हो, बहुत सारे केसेस हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि कानून इजाजत नहीं देता। अगर कानून में एक्सटेंशन होती तो हम कहते आप जरूर कर लें, लेकिन ये एक बिला वजह की हुकूमत कंट्रोवर्सी बनाना चाह रही है कि जब एक मुशावरती अमल जो है वो लिखा हुआ है तो आप वो करना शुरू कर दें। और आप क्यों उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं जो एक कंट्रोवर्शियल फिगर है? जब उनकी वीडियोस लीक हुई तब उनकी मैं समझता हूं उसी वक्त उनको अगर कोई एथिक्स मोरालिटी होती तो वो रिजाइन कर जाते। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस ने बल्कि हाई कोर्ट के जस्टिसेस ने भी जो लिखा उनके किरदार के ऊपर, नैब के किरदार के ऊपर, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, नैब एक आला बन गया है, जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, यहां तक कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। ये हमारे अल्फाज नहीं है, ये मुख्तलिफ जस्टिसेस के अल्फाज हैं। तो वो उस कंट्रोवर्सी के बाद अब ये एक नई, यानी कि वो उनको बर्दाश्त किया और कुछ साबित भी नहीं कर सके। आप ये देखें कि उन्होंने हर हमारे लीडर को डाला जेल में, और फिर वो हर बंदा जो है वो वाया जुडिशियल रिलीफ, वो बेल लेके बाहर आया। लेकिन अगर ये नहीं रहेंगे तो मामला बड़े मतलब वो होते हैं ना, स्टैंड स्टिल हो जाएंगे, फिर वो केसेस जो है वो फिर यासर नौ दोबारा रिव्यूज और ये वो, तो मामला बेहतर नहीं है कि एक बंदा ने जिसने शुरू किया वही खत्म करे। कमोका साहब से पूछ लेते हैं। कमोका साहब, ये देखें जी, देखें क्या नैब जो है वो जावेद इकबाल साहब चला रहे हैं, या उसके अलावा वो कोई इदारा नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है? चलें ये पूछ लेते हैं। ये बिल्कुल कमोका साहब जी बता दें कि जी नैब, चेयरमैन नैब जो इस वक्त हैं, क्या वही एक हैं रूहे रवां, उनके बगैर नैब नहीं चल सकती? देखिए, मुझे डिसीजन का तो पता नहीं है क्योंकि मैं इस फैसला साजी का हिस्सा नहीं हूँ। लेकिन जो इस हमारे 3 साल दौर के अंदर पहली बात तो ये है कि चेयरमैन नैब जो हैं वो पिछली गवर्नमेंट में जब पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी और नून लीग गवर्नमेंट थी,
और इन्होंने मिल के फैसला किया चेयरमैन नैब को लाने का। तो और जितने भी इनके केसेस हैं वो सारे इन्हीं के अपने अदवार के अंदर पीपल्स पार्टी के दौर में नून लीग के खिलाफ केसेस बने, नून लीग के अपने दौर में इनके निगरान इकराम के खिलाफ केसेस बने। साहब एक सेकंड आप ही से, मतलब आप ये कहना के चाह रहे हैं कि आपने जो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पिछली हुकूमत में फैसला किया, आप उसको समझते हैं कि वो बहुत बेहतरीन फैसला था और आप इसीलिए उनको एक्सटेंशन देना चाहेंगे? नहीं, मैं मेरी बात मुकम्मल होने दें, फिर उसके बाद आप ज़मीर भाई बात नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि आपने कहा ना कि उन्होंने अपॉइंट किया था तो बहुत अच्छा इन 3 सालों के अंदर जितनी रिकवरी हुई है, नैब ने जितना पैसा रिकवर किया है, जितने लोगों के ऊपर मुकदमात जो चले हैं, देखिए अब अदालती निज़ाम तो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। हमारी अदलिया आज़ाद है, वो फैसले करने में भी आज़ाद है, लेकिन जितना पैसा इस दौर में रिकवर हुआ है इससे पहले इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। तो मैं तो ये समझता हूँ अब इस पे ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, जो भी फैसला मतलब जो फैसला करने वाले लोग हैं वो इसके ऊपर लेंगे, वो बेहतर फैसला लेंगे। अभी तक तो जो बात आप कर रहे हैं, अभी तक कोई फरोग नसीम साहब जो कि बात जो है वजीर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि हुकूमत के पास ऑप्शन है कि वो ऑर्डिनेंस लाकर इनको जो है वो कोई आइन में तरमीम करके और इनको एक्सटेंशन दे सकती है। ये फरोग नसीम साहब भी कह चुके हैं। देखिए आइन में तरमीम तो 2/3 अक्सरियत के बगैर नहीं हो सकती। वो तो फिलहाल ऑर्डिनेंस के जरिए ही एक्सटेंशन, वो नहीं, ऑर्डिनेंस के जरिए ही एक्सटेंशन दी सकती है। लेकिन 3 बड़े जो केसेस जो मुझे याद आते हैं, एक तो बीआरटी पेशावर का है, बिलियन ट्री सुनामी का केस है, और जिसको खुद चेयरमैन नैब साहब ने कहा था, जो जावेद इकबाल साहब हैं, कि अगर मैं इसको छेड़ूं तो ये सुनामी ले आएगा। और फिर मालब जबा का केस भी है जिसमें हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर का भी नाम आता है जब वो चीफ मिनिस्टर थे। इस पर मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ वेलकम बैक। नाज़रीन, सेनेटर बहरमन तंगी साहब चेयरमैन नैब रहे ना रहे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ लड़ाई हो, इंतखाबी इस्लाहात हो ना हो, मसला आवाम के तो कुछ और है शायद। उस तरफ ना अपोजिशन की तवज्जो नजर आ रही है ना हुकूमत की। महंगाई इतना बड़ा मसला है। आज भी नवीद कमर साहब ने पेट्रोलियम की कीमतों के हवाले से एक मूव की है, रेजोल्यूशन मूव किया है, जिस पर कल बहस होगी कौमी असम्बली में। जमीर साहब, बिलीव मी, जिस दिन जो 5 रुपए लीटर पेट्रोल और मतलब ये डीजल की कीमत बढ़ाई है, यकीन कीजिए ऐसा लग रहा है जैसे पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम पे ये जो परेशानी का जो चादर है, ये इसी तरह हर एक घर में ऐसा लग रहा है कि कुछ हो गया है, और हर एक आदमी अपने अपने मुश्किल में फंसा हुआ है और ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को सूखी रोटी कैसे खिला दें। एक बात मैं जमीर साहब बताना चाहता हूं जी। मैं 3 साल से थक गया हूं। मैंने एक दिन में 7 टॉक शो भी की हैं, और मैंने पीटीआई के साथियों को, दोस्तों को ओ फुटेज, ओ तकारीर, ओ मैनिफेस्टो, ओ मंशूर, ओ इमरान की वादे, ओ कमिटमेंट याद दिलाई हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि पीटीआई के दोस्तों में वो शऊर ही नहीं है, होश ही नहीं है कि वो उन बातों को, उन कमिटमेंट को ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन और मैनिफेस्टो को जो इमरान ने कौम को दिखा के कहा था कि मुझे वोट दे दो, मैं ये करूंगा। अभी मैं सेलेक्टेड साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा का खौफ करे रिजाइन दे दे। ये आपकी बस की बात नहीं हुकूमत चलाना। आपने पाकिस्तान और मैं चाहूंगा इसका भी जवाब ले लेते हैं, मेरे पास वक्त जरा कम है। मैं चाहूंगा राना एहसान अफजल साहब से भी बात कर लें। राना साहब, 7.25 बेसिस पॉइंट्स 2.25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गए इंटरेस्ट रेट पे, और इन्फ्लेशन आपको मालूम है अपनी जगह पे है। तो प्रायोरिटीज क्या हैं अपोजिशन की और हुकूमत की? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन नैब और दीगर मामला। देखें, हुकूमत तो अपने 4थे साल में जिम्मेदारी लेती नहीं नजर आ रही। जब महंगाई की बात होती है तो हमें बताया जाता है दुनिया भर में कोरोना की वजह से महंगाई है, लेकिन जब आप इन्फ्लेशन के फिगर्स रीजन में देखते हैं तो पिछले साल इंडिया में 5.4% महंगाई थी, श्रीलंका में
3.9% इन्फ्लेशन थी और पाकिस्तान में 8.84% इन्फ्लेशन थी, यानी कि पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह थी वो पूरे रीजन में सबसे ज्यादा थी। तो डेफिनेटली हुकूमत का इस चीज पे काबू ना पाना एक बहुत बड़ा कंसर्न है पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए। और ये मिसमैनेजमेंट है जो हम देखते हैं कि आटे की शक्ल में या चीनी की शक्ल में या अद्वियात की शक्ल के अंदर आपको नजर आती है, जहां माफियाज एक बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं और हुकूमत की गवर्नेंस या कंट्रोल या ग्रिप वहां हमें नजर नहीं आ रही। राना अब्दुल साहब, बदकिस्मती से आपका कहने का मतलब है कि पॉलिसीज का इशू नहीं है, ये गवर्नेंस का इशू है, उसके एग्जीक्यूशन का इशू है। नहीं, इसमें दोनों चीजें हैं, पॉलिसीज भी हैं और गवर्नेंस भी है। जहां हमने ये एलएनजी पे जितना आप एक्सपोज हो चुके हैं कि एलएनजी को इन्होंने मिसमैनेज किया, उसकी वजह से सर्कुलर डेट भी बढ़ा और आपका इनसार फर्नेस ऑयल पे ज्यादा रहा। सही, तो चलें, यही मैं चाहूंगा कि फैजुल्लाह कमोका साहब कंक्लूड कर दें। कमोका साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अपने ऑपोजिशन के टाइम में जो बातें करते थे, मैं सब रिपीट नहीं करना चाहता। $1 महंगा हो तो करप्ट है सरकार, पेट्रोल $1 महंगा हो तो करप्ट है सरकार, मतलब बहुत सारे इशू थे। अब तो बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, आपको भी मालूम है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं, तो करना क्या चाह रहे हैं अवाम के साथ? देखिए, माशाल्लाह राना साहब भी सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं। मेरा मंतंगी साहब एक तजर्बाकार सियासतदान हैं। आप इन्होंने अभी पेट्रोल की या डीज़ल की कीमतों की बात की है, तो आप इसी का ही कंपैरिजन कर लें कि रीजन के अंदर जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं वहाँ पे पेट्रोल और डीज़ल की क्या कीमतें हैं और पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीज़ल की क्या कीमतें हैं। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त फूड इन्फ्लेशन है, इसको हमें मानना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर भी है। इसमें इजाफा हुआ है कीमतों के अंदर, चीज़ों की कीमतों के अंदर। लेकिन जैसे ये कह रहे हैं कि गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने इदारों की बेहतरी के लिए, इदारों को मजबूत करने के लिए, सिस्टम को बेहतर करने के लिए किया है, मैं नहीं समझता कि इससे पहले किसी हुकूमत ने इतना काम किया हो। तो हमारी भरपूर कोशिश है, ये हमारे ऊपर तो सारा कुछ कर रहे हैं। कमोका साहब, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि तेल की कीमतों, जो पेट्रोलियम इन्होंने किया है अपने किए के ऊपर, तो इनको कोई नदामत या शर्मिंदगी नहीं है। वो तो वक्त गुजर गया जी। आप राना साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि आप मुवाजना कर लें, जो तालिबान को हुकूमत मिली है तो उस अफगानिस्तान की इकॉनमी के क्या हालात हैं, जिसमें जहाँ पे जो हुक्मरान हैं वो मुल्क छोड़ के भागे हैं। 40 साल और की जो हमारे यहाँ से कमोका साहब 40 साल की खान जंग, और हमारे यहाँ इकॉनमी के क्या हालात, हमारे यहाँ कोई जंग तो नहीं रही। लेकिन कमोका साहब एक बात मैं आप ही से, कमोका साहब के हालात पाकिस्तान से बेहतर थे, बिल्कुल जैसे जिन हालात में हमें वो पाकिस्तान की बात। राना एहसान साहब ने कहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो सबसे कम था। अपने पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें यकीनन आप लोगों ने कम रखी होंगी एक खित्ते में। इन्होंने इस मुल्क के साथ किया है इन दोनों पार्टियों ने, उसके ऊपर कौम से माफी मांगी। उस पर भी चले। बैरमन तंगी साहब, आप मुस्कुरा रहे थे, जरा बात बस 30 सेकंड में खत्म करें। मैं इसी पर फैजुल्लाह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई और बंदा सामने ले आए और इमरान को साइड पे कर ले। उसने पाकिस्तान का बेड़ा कर किया, खुदा का खौफ करे। चले, ये बस आप इतनी बात कहना चाह रहे थे। मेरा जो सवाल था फैजुल्लाह कब से वो यही था कि अगर आपने खित्ते में कीमतें पेट्रोलियम मसनूआत की सबसे कम रखी हैं, लेकिन उन्होंने बाकी ममालिक ने अपनी पॉलिसीज की वजह से फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।